अब यहाँ से आ चुका है प्रश्नावली 5.1 यानी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि जो सत्य है उसको सत्य कहिए और जो असत्य है उसको असत्य करिए। मतलब कोई कथन दे दिया गया है और सत्य है कि असत्य जो बताना है। ठीक है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी एक बिंदु है, ठीक है, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, तो क्या इस बिंदु से होकर के मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो कि बिल्कुल क्या है, असत्य है। इस बिंदु से होकर के बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है या नहीं खींची जा सकती है, जो बताइए। कोई भी एक बिंदु है, ये इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल असत्य है। आप इसको अपने आंख से देख सकते हैं। ठीक है, खुद देख सकते हैं कि एक बिंदु है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 मतलब अनंतों खींचा जा सकता है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक खींचा जा सकता है। यानी पहला जो है ये क्या हो गया, असत्य हो गया। पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। पहला क्या हो गया, असत्य। उसके बाद है दूसरा कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मतलब दो भिन्न बिंदु एक ले लो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इससे होकर के जाने वाली रेखाएं कितनी है, असंख्य रेखाएं हैं। इससे होकर के जाने वाली रेखाएं क्या है, असंख्य रेखाएं हो सकती है नहीं। ये एक प्रकार का क्या है, अब अविगृहित है। ठीक है, अविगृहित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं थोड़ी ना खींची जा सकती है, एक ही ना खींची जाएगा, बन रहा और खींचो तो आई लो ये नहीं चल जाता है। थोड़ा सा इसे कज करो तो ले ये नहीं चल जाता है, हो ही नहीं सकता। देखो और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक दो बिंदु है यहाँ पे, एक एक ऐसे खींचा आई, चाहे ऐसे कर देगा ये नहीं चल जाएगा, ऐसे कर देगा नहीं। मतलब एक दो बिंदु से तो एक ही ना खींचा जाएगा, असंख्य कहाँ से खींचा जाएगा, ये असत हो जाएगा। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये बिल्कुल बात बुतरुआ सही कह रहा है, तीसरा वाला बुतरुआ बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य। अभिगृहित पीछे पढ़ाए तो उसमें होगा ये वाला कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाए। जैसे एक शांत रेखा है, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, एकदम बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित रूप से बहुत। यदि दो वृत्त बराबर है और तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। पूछे वाला बात है, दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्या तो बराबर होगी ही ना, ये तो कंफर्म। दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अगर दो वृत्त क्या है, बराबर है, तो उनकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या हमेशा 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 बराबर होगी। ठीक है, कह रहा है आकृति 5.9 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। किधर है जी, हाँ यहीं तक है। कह रहा है यदि ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर इसके बराबर ये है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, और ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखो यही ना है, बराबर होगा तो बराबर होगा, एगो अभिगृहित होगा दूसरा तीसरा में, कि दो बराबर होगा तो एक तीसरा भी आएगा तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अभी पीछे ही ना समझाने का कोशिश कर रहे थे बेसिक वाला वीडियो में। अगर इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो क्या इसके बराबर ये नहीं होगा, होगा या नहीं, सोचो 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 सोचो। अगर इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो क्या इसके बराबर ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक बार आप सोच करके देखिए, एक बार आप सोच करके देखिए, क्या ये बराबर नहीं होगा। पीछे यही अभिधारणा था बेसिक क्लास में, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, कि दो बराबर बराबर वस्तुओं से तीसरा वस्तु जो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये दो बराबर, ये दो बराबर, तो इसके बराबर ये होगा। इसको दिमाग में हट रहा है ना, कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है, क्योंकि बेसिक वाला में अगर कंफ्यूज हुआ होगा तो यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं बेसिक वाला वीडियो भी देखो और वो वाला भी देखो। ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, तो ये बराबर भी ये होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई सोचने वाला बात है। समझ में आया नहीं जो बताइए, तो समझ में आया या नहीं समझ में आया जो बताइए, कमेंट में फेंक के मार सकते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आया। अब देखो आगे बताते हैं, आगे आगे आगे। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा कीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे बताइए। जैसे कि समांतर रेखा है, क्या है, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, समांतर रेखा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, देखो हम बता देते हैं।
आप लोग खुद ये सब जो है ना एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज है, एकदम गुना भागा जोड़ घटाव नहीं है, इसमें दिमाग आपको लगाना है, एकदम शांत से बैठ करके सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, सोचना है। जैसे समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं सोचते हैं आपके मन में क्या होता है, कोई भी दो चीज जो समांतर हो, जैसे एक रेखा बना दिए इधर, एक रेखा बना दिए इधर, तो क्या ये समांतर है? ये दोनों रेखा कहीं भी एक दूसरे को जाकर कटेगी, चाहे आगे या फिर पीछे, आगे या पीछे कहीं भी कट करेगी? नहीं करेगी। चाहे इस प्रकार से बनाएंगे तो देखो कितना भी जाएगा आगे नहीं कट करेगा, लेकिन पीछे जाएगा तो कट कर देगा। तो दो रेखा या कुछ भी दो समांतर तभी कहलाएगा या तो आगे बढ़ाएं या तो पीछे बढ़ाएं, कहीं पे कट ना करे, या तो आगे बढ़ाएं या तो पीछे बढ़ाएं, कहीं पे कट ना करे। जैसे कि आगे इधर बढ़ाएं, इधर भी इसको देखो समांतर कर दिए, आगे बढ़ा रहे हैं पीछे बढ़ा रहे हैं, कट ना करे, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। फिर है लंब रेखाएं, जो कि 90 डिग्री, लंब लंब इस प्रकार से होता है ना 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, लंब रेखाएं। वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि एक चतुर्भुज हम बनाए इस प्रकार से, ए बी सी डी, तो ए बी बराबर डी सी, और ए बी बराबर बी सी, और ए बी बराबर डी सी, मतलब चारों बराबर होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जब एक वृत्त बनाएंगे तो यहाँ से उसके केंद्र से सीमा तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से बता दो। अब ये तो हम शॉर्टकट में आपको ऐसे ही बता दिए, अभी इस पे दिमाग लगाना है आपको, और आपको अपने भाषा में क्या करना है, इसका जवाब देना है। आप खुद से इस सब चीज का खोज कीजिए कि क्या ऐसा क्यों होता है। अगर आप सच में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो जरूर कीजिएगा। लोल बकलोल चनोल है तो अपने समझ में आएगा, वो सोचेगा हाँ कोई पढ़े लिया तो लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ इसे बताइए। तो आप अगर थोड़ा सा तेज विद्यार्थी हैं तो ये सब पे दिमाग खर्च कीजिए, दिमाग लगाइए, समझने का कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अभी 9th में यही सब दिमाग ज्यादा लगाना है, फिर 10th में जाके तो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको खुद करनी है। फिर कह रहा है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो विभिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। विचार करो इस पे। देखो पहला पे विचार करते हैं। दो बिंदु ए और क्या है जी, ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि ए और बी के बीच में स्थित है। तो ये स्थित होता हो तो इसमें विचार करो, क्या विचार करना है, विचार ये करना है हम लोगों को, जब ए सी प्लस सी बी करेंगे तो ये बराबर आएगा ए बी के। किसके बराबर आएगा, ए सी प्लस सी बी करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए बी के। यानी कि ए सी प्लस सी बी जो है इसी पे संपाती है या नहीं, तो ये ए बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ए बी के बराबर होगा। जब ए सी प्लस सी बी करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो ए बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा ए बी के बराबर, बिल्कुल होगा ए बी के बराबर, ठीक है। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसी तीन बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब इसको आप पढ़िए और यूक्लिड का जो अभिधारणा 4 5 गो 10 गो है ना, 7 8 गो, उसको पढ़िए। क्या दोनों में कोई कनेक्शन है, और क्या यहाँ पे आपको ऐसा वर्ड मिल रहा है जिसको क्या हो कि अब मतलब कि परिभाषा आपको नहीं पता हो, अपरिभाषित शब्द हो। तो ये सब चीज का काम है आपका, आप पे छोड़ते हैं, सोचने का काम है, ठीक है। हम तो सोच सोच के बताइए देंगे, लेकिन अब सोचने की बारी है आपकी। बाकी कुछ भी दिक्कत हो या यही सब पूछना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमको कांटेक्ट कीजिए, तो हम खुद आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। एक झलक में आपको मिल गया, अब आराम से आप हमसे खुद पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ना इतना आसान हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हाँ, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी जो है हाफ टू ए बी होगा। ठीक है भाई, आओ करते हैं चौथा। कह रहा है कि ए और बी के बीच सी बिंदु है, ए बी के बीच सी बिंदु। अब बीच कह रहा है ना, बीच का मतलब कौची हुआ, बीच का मतलब हुआ कि ए सी बराबर ए बी है, सॉरी ए सी बराबर सी बी है, ए सी बराबर सी बी है।
जैसी कहा कि बीच में है, उसका मतलब है कि AC जो है CB के बराबर है। AC जो क्या है, CB के बराबर है। जब दिया हुआ है इसका मतलब AC जो है CB के बराबर है, AC जो है CB के बराबर, ये चीज आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रूव करने की AC बराबर हाफ AB। क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, AC बराबर हाफ AB। AC जो है AC हाफ AB के बराबर है, ये चीज आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सोचो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तीन चीज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें है कि AC प्लस AC प्लस AC प्लस AC प्लस CB जब करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, AC प्लस CB जब करेंगे तो ये AB के बराबर आएगा। AC प्लस CB करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो AB के बराबर आएगा। थोड़ा छोटा लिखते हैं तब प्रूव हो पाएगा, जो अटेगा नहीं। AC प्लस CB ये किसके बराबर होगा, तो AB के बराबर होगा। AC प्लस CB किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। अब जो है यहाँ पे ध्यान दो, क्या हम AC के जैसे कि कहीं पे हम आपको बोल दिए x बराबर y, तो कहीं भी x का जरूरत होगा तो y को यूज कर सकते हैं, y का जरूरत होगा तो x को। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे कि डॉक्टर बराबर डॉक्टर होगा, और एक आगो डॉक्टर बराबर नर्सों होकर काम कर देते, तो हम आपको बता देंगे कि डॉक्टर जो नर्सों के बराबर काम करता है, तो आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा तो डॉक्टर की जगह पे नर्सों के काम करवा लीजिए कि नहीं। जब दोनों बराबर ही है तो काम करवा सकते हैं कि नहीं। जैसे कि कोई मजदूर है, वो 2 घंटा में कोई काम पूरा कर देता है, एक और मजदूर है वो भी 2 घंटा में पूरा काम कर देता है, और आपको मजदूर का जरूरत पड़ा और आपको करवाना भी है 2 ही घंटा में, तो क्या आप दोनों में से किसी से काम करवा सकते हैं कि नहीं। क्यों करवाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। सेम चीज AC बराबर है किसके, CB के, यानी हमको AC का जरूरत पड़ेगा तो CB के जगह पे AC को भी रख सकते हैं, और AC का जरूरत पड़ेगा CB के जगह पे AC रख सकते हैं, और AC के जगह पे CB भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CB के जगह पे AC रख सकते हैं, CB के जगह पे AC रखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। तो AC प्लस AC बराबर AB, ठीक है। इस प्रकार से AC होगा, ठीक है ना, गलत लिखा गया AC। अब बताओ AC प्लस AC कितना AC, तो 2AC होगा, 2AC बराबर AB हो जाएगा, 2AC बराबर AB। अब 2 इधर गुना में उतर जाएगा तो भागा में होगा, तो भागा में होगा तो AC बराबर, भागा में होगा तो AC बराबर AB बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC बराबर AB बटा 2। इसी को लिख सकते हैं AC बराबर हाफ AB। इसी को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हाफ AB। देखो प्रूव हो गया, ये ना प्रूव करना था AC बराबर हाफ AB। ध्यान से देखो प्रूव हो गया या नहीं हुआ, ध्यान से देखो प्रूव हो गया या नहीं हुआ, कोई दिक्कत। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 5 में, जो कि 4 से रिलेटेड है। 4 से रिलेटेड कैसे, जब आप इस प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको समझ जाएगा कि इसमें जो 4 में बनाने के लिए दिया है उसी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। जैसे कि इसमें कहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। सिंपल सा बात है, कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसमें आपको सिर्फ समझना है। जैसे कोई रेखा है, A से B तक कोई रेखा है, ठीक है, तो बस ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है और समझना इस बात को, आपके दिमाग को विकसित करना है कि अगर कोई रेखा है तो उसका कोई मध्य बिंदु अगर हम C माने हैं तो केवल केवल यही बिंदु उसका मध्य हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे समझिए कि कोई लकड़ी है, और कोई लकड़ी अगर लेते हैं आप तो कहेंगे उस लकड़ी को एक बार मध्य से तोड़िए, तो एक बार जब उसके मध्य से तोड़िएगा मतलब बीच से तोड़िएगा, तो जो उसका मध्य होगा उसके अलावा क्या कहीं और आप मध्य को मान सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। कैसे, अगर इसका मध्य बिंदु A है और ये एक बिंदु है जो इसका मध्य बिंदु है, अब अगर हम इधर मानते हैं कि चलो यहाँ मध्य बिंदु मान लेते हैं, तो इधर ज्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा, और मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर। अगर हम यहाँ मानते हैं तो इधर ज्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा, अगर हम यहाँ मानते हैं तो इधर फिर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, बस आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि कोई भी चीज हो दुनिया में एक ही उसका मध्य पॉसिबल है, एक मध्य के अलावा कुछ पॉसिबल है नहीं है। आप एक अल्मुनिया का तार लीजिए और उस अल्मुनिया का तार को बोलेंगे मध्य से मोड़िए, और मध्य से जहां से मोड़े हैं उसको मार्क कर दीजिए, और फिर उसके अलावा कहीं और से आप क्या मध्य से मोड़ सकते हैं, मतलब एक और जगह ऐसा जगह मोड़िए जो भी मध्य हो। जैसे कि एक अल्मुनिया का तार है, ये इसको मध्य से हम मोड़ दिए, अब मोड़ने के बाद कहेंगे वहां पे मार्क कर दो, अब वहां पे छोड़ करके कहीं और मोड़ो, और जहां पे मोड़ने के लिए कहेंगे वहां का सिचुएशन ये होना चाहिए कि वो भी मध्य होना चाहिए। सीधी बात कि एगो में 2 मध्य हो सकता है। कोई चीज में आपके शरीर की बात कर ले, कहीं एक ही पॉइंट होगा जहां मध्य होगा, उसके अलावा और मध्य हो सकता है, नहीं हो सकता। रेखा में भी
एक ही मद होगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो हो सके। बस आपको एकदम दिमाग खोलना है, एकदम खोपड़ी खोलो, खोलो खोपड़ी अपना खोल के एकदम अंदर जाने दो, एकदम अंदर जाने दो इसको। फिर कह रहा है आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, देखो तो दिया हुआ है AC बराबर BD, यही ना दिया हुआ है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो AC, ठीक है, फिर BD। सबसे पहले बताओ इस AC को कैसे, यहां से यहां तक इस AC को कैसे लिख सकते हैं? इतना मारते समझ में नहीं आता, मारते रहता है, समझ में आ जाता है। और हम वीडियो बाद में देखते हैं तो तुम्हें लोग का आवाज आते रहता है, बोलता है सब रिकॉर्ड हो जाता है, समझ में आता है। चुप रहे, बोलते चुप रह के पढ़ो, समझा तो बदमाशी है, इतना मारते थे इधर बैठो एकदम। यानी कि इसमें हम लोग यहां से यहां तक, ठीक है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहां से यहां तक पूरा का नाम है AC। तो क्या इस पूरे AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, AB प्लस BC। इतना और इतना जोड़ेंगे तो AC आएगा या नहीं? यानी कि AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण मानना सीखिए। दूसरा है BD, दूसरा क्या है? BD यानी यहां से यहां, सबसे पहले लिख देते हैं BD। इस BD को ये और प्लस ये लिख सकते हैं, यानी कि BC प्लस CD। इसको क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। समीकरण सेकेंड हुआ, समीकरण सेकेंड। अब देखो, अब देखो तुमको एक चीज दिमाग में लाना है कि क्वेश्चन में बोल दिया था कि AC BD बराबर है। क्वेश्चन में अगर देखो तुमको बोलते हैं कि y बराबर x है, ठीक है, और x बराबर 2 प्लस z है और y बराबर 2 प्लस z है। जब x और y बराबर है तो यहाँ पे x का मान कुछ है, y का मान कुछ है, तो इसका मान जो दिया गया है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। बस यही चीज आपको दिमाग में लोड कर लेना है कि जब x बराबर y है और x का मान कुछ है, y का मान कुछ है, तो वो दोनों के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, सुना है ना ये बात? AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तो AC का मान इतना है ये वाला और BD का मान इतना है ये वाला, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। यानी कि AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD। BC इधर प्लस में, BC इधर, ये BC है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। AB प्लस BC माइनस BC बराबर CD। इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? AB बराबर CD। क्या बचेगा? AB बराबर CD। देखो तो प्रूव हुआ, गौर से देखो, गोइठा का चश्मा लगा करके देखो, AB बराबर CD प्रूव हुआ। यही ना प्रूव करना था, AB बराबर CD। ये हमारा काम कंप्लीट हुआ, सिद्ध हुआ। हुआ या नहीं हुआ? इस और नो कमेंट में फेंक के मारिए, सिद्ध हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं, सिद्ध हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं? बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है? AB बराबर CD सिद्ध किए हैं उसमें? बताइए ना, जल्दी बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 7वां नंबर कि यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से नहीं है। देखो, अभिधारणा अलग चीज होता है, अभिगृहित अलग चीज होता है, इसीलिए पहले कह दिया कि अभिधारणा नहीं अभिगृहित पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं 5वां अभिगृहित की ओर। 5वां अभिगृहित है क्या? सबसे पहले हम अभिगृहित निकाल के लाते हैं। कहाँ गया जी अभिगृहित? निकल जाओ। 5वां अभिगृहित उन्होंने क्या कहा था, जो देखो, कहाँ गया जी अभिगृहित? निकल जाओ ना। हाँ, 5वां अभिगृहित कहे थे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो, 5वां अभिगृहित वो कहे थे
कि पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है। सिंपल इसका मतलब तुम लोग को ज्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं देना है और सिंपल याद रखना है कि इसका मतलब था कि कोई पूर्ण है तो उसका जब हम भाग करेंगे तो वो अपने भाग से बड़ा होगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, ये पूर्ण है, ये एक पूरा मार्कर है और इस पूरा मार्कर का यदि हम एक भाग करते हैं, काटो इसको, काट के इतना निकाल दिए, देखो काट के निकाल देते, देखो देखो ये काट के इसको निकाल देते हैं, तो क्या ये अपने कटा हुआ भाग से अधिक है या नहीं है या नहीं है, इस कटा हुआ भाग से अधिक। वही कहता है कि को कुछ भी दुनिया में, इस संख्या नंबर के बारे में नहीं बताए थे, दुनिया का रहस्य समझाए थे। ये पूर्ण है, ठीक है, एक पूरा मार्कर है और इसका भाग जो है, इसका भाग जो है, भाग निकाले हैं, कुछ भी कितना भी भाग निकाल लो आप, क्या इससे ये बड़ा है या नहीं है। तो पूर्ण जो है हमेशा अपने भाग से क्या होगा, बड़ा ही होगा। जैसे कि देखो एक पेज लेते हैं, एक क्या लेते हैं, पेज। जैसे कि एक पेज हम लिए इतना, ठीक है, एक पूर्ण पेज हम लिए इतना, एक पूर्ण पेज लंबा सा ऐसे ले लिए, लंबा हो जा। अब इसका एक भाग निकालते हैं, इसका एक भाग चलो यहाँ से निकाल लिए, देखो तो ये पूर्ण इतना था ना, पूर्ण इतना था ना, अब इसका भाग निकालनी है तो ये अपने भाग से बड़ा है या नहीं, चाहे ये वाला भाग हो या फिर ये वाला भाग हो, ये पूर्ण जो है अपने दोनों भाग से बड़ा है या नहीं है, यस और नो कमेंट में फेंक के मारिए। अपने ये पूरा भाग इतना था ना, देखो इतना था, अब इसको इतना निकाल दिए, निकालने के बाद अपने इस भाग से भी पूर्ण पूर्ण ये पूर्ण बड़ा है और अपने इस भाग से भी ये पूर्ण बड़ा है। अब बताओ, ये सर्वत्र सत्य कहने का मतलब हुआ दुनिया में हर एक जगह ये लागू होगा कि कोई भी पूर्ण भाग अपने, कोई भी पूर्ण अपने भाग से अधिक होगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बताओ, सिंपल सा ये प्रूव करना था, ठीक है ना, यही आपको समझना था कि अभिग्रहित सूची में जो दिया गया अभिधारणा है वो सर्वव्यापी सत्य है। सर्वव्यापी सत्य कहने का मतलब हुआ इस चीज को कहीं भी आप लागू कीजिए, ये रियलिटी है और सत्य है, कहीं भी ये गलत नहीं हो सकता। ये चीज आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है और समझना है। अब बताइए, दुनिया में आप कुछ भी ऐसा सोचिए फिलहाल अभी जो जिसका पूर्ण भाग जो है उसके जब भाग करेंगे तो उससे बड़ा नहीं होगा। एक तरह से छोटो सोचोगे ना, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो सोचेगा कि बहुत कॉमन सा बात है, हाँ ये तो जेन्युइन बात है कि सही बात है। लेकिन अगर दिमाग नहीं है तो तुमको यही बहुत पहाड़ लग रहा होगा। अच्छी बता दिए, बुझा नहीं रहा है, ना बुझा रहा है, ना बुझा रहा है तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। नहीं बुझा रहा है तो उसका एक ही हम मस्त सा उपाय देते हैं, गोईठा का चश्मा लगा लीजिए, गोईठा का चश्मा लगा के देखिए तब बुझाएगा, नहीं तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसको नाक में से सुरका के डूब के मर जाइए, ठीक है। तो अपना काम जो है करिए, लेकिन ये बताइए बुझाया कि नहीं। ये सर्वत्र सत्य कहने का मतलब हुआ ये दुनिया के सब चीज पे लागू होता है। कोई भी चीज ले लीजिए, उसका पूर्ण भाग जो होगा और उसका जो हम भाग करेंगे तो उससे पूर्ण भाग तो अधिक ही ना होगा। जैसे भी कागज का एग्जांपल दिए, तो बस आपको याद रखना है कि कोई भी चीज हो दुनिया में उसका पूर्ण भाग उसके छोटे भाग से क्या होगा, अधिक होगा। बताइए, तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।